स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था वेवी कर्व मेथड और उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था मॉडल्स आइडेंटिटीज के बारे में। अब जिस चैप्टर का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, फंक्शन चैप्टर, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। एक्चुअल में हमें समझना होगा सर कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है। मॉडुलस एक फंक्शन था, लॉगरिथमिक एक फंक्शन है, ठीक है ना, सेकेंडम एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म एक फंक्शन है। तो ये जितने भी फंक्शन है ना, ये फंक्शन होते क्या है। फंक्शन मतलब मशीन, हमें अलग अलग मशीन के बारे में पढ़ना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें समझना तो होगा कि हम मशीन कहेंगे तो कहेंगे किसको, हम किसको मशीन कहेंगे, किसको मशीन नहीं कहेंगे, हमें सबसे पहले इसके बारे में समझना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या, फंक्शन। फंक्शन 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 हम फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। मशीन फंक्शन और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक टाइप का मशीन है। और हमें अलग अलग मशीन के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमें देख ले कि हम मशीन बोलेंगे तो बोलेंगे किसको। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने लिखा हुआ है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू non-empty set, then each element of set A, is uniquely related to set B. Each element of set A is uniquely related to set B. ध्यान रखिए, यहां पर बात हो रही है each element of set A is uniquely related to set B. Then it is called function. अगर मैं बोलूं कि सर f is such that A tends to B, इसका मतलब क्या होता है सर। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि सर एक हमारा क्या होता है, सेट A होता है, और एक एलिमेंट, एक सेट होता है हमारा B। इसको हम क्या बोल देते हैं, A, इसको बोल देते हैं A, और इसको क्या बोल देते हैं B। और A से B के बीच में जो भी रिलेशन होता है, ठीक है ना, जैसे एक में क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे और हमें y की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने लिखा y = sin x, है ना, तो हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो हम x की जो वैल्यू रखेंगे, मतलब इनपुट जो डालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो हमें मिलता है वो क्या बोलता है, रेंज। और जिसमें से मिलता है वो क्या होती है, कोडोमेन। तो अब याद रखिए कि सर अगर मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, सेट A है, ये क्या है, सेट B है, ठीक है ना। और ईच एलिमेंट ऑफ सेट A मतलब A, B, C एंड D, अगर ये हमारे क्या दिया है, सेट A में हमारे डोमेन में कितने हैं, इतने एलिमेंट हैं, और बोला गया 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर बोला गया है ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट B, मतलब हर एक एलिमेंट हमारा यूनिकली होना चाहिए। मतलब कि यहां से जो एरो निकलेगा वो एक ही एरो निकलना चाहिए, हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि A से हम दो वैल्यू निकाल दें तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। एक वैल्यू आप रखोगे तो यूनिकली एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए sin x के y = लिखा था मैंने, y = sin x, तो अगर आपने x की वैल्यू π/4 रखी है, मतलब 45 रखी है, तो वैल्यू में 1/√2 ही मिलने वाली है, 1/√3 तो मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब कि अगर हम एक चीज डालेंगे तो हमें दूसरी चीज मिलेगी, अलग चीज डालेंगे तो हमें दूसरी चीज मिलेगी। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है कि जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे, ठीक है। तो y = sin x क्या कह रहा है। अच्छा, अब बात आती है सर ये A क्या होता है, A के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये जो B होता है ये क्या होता है, ये होती है कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन के एलिमेंट हैं, डोमेन के एलिमेंट को पुट किया जाता है। डोमेन मतलब क्या होता है, याद रखिए यहां पर इनपुट, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, जहां से हमें आउटपुट मिलता है, जिस घर से हमें आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि A की, मैंने किसी फंक्शन में कोई फंक्शन दिया है तो उसमें मैंने A वैल्यू पुट की, ठीक है ना, π/4 पुट की, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। तो 1/√2 कहां से मिलेगा, किस फैमिली से मिलेगा, तो जिस फैमिली से मिलेगा उसको बोलते हैं क्या, कोडोमेन। और जो मिलता है 1/√2 मिला है वो क्या है, रेंज। तो
ये हो गई डोमेन, ये हो गई क्या कोडोमेन। और जो मिलेगा हमें कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, रेंज कहां से मिलती है, कोडोमेन से मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी था कि सर हमने पढ़ा डोमेन क्या होती है, हम पढ़ेंगे डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए सर कि फंक्शन हम बोलेंगे किसको, ठीक है ना। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई हुई है आपको, क्या कि फंक्शन क्या है, मशीन है इफ एलिमेंट इफ A and B are two non-empty set। non-empty set का मतलब क्या बोल रहा है सर कि दोनों के दोनों खाली सेट नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए। Then each element of set A is uniquely related to is uniquely related to set B। then की बात क्या लिखना है, then f is such that A tends to B is called function, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फंक्शन। क्लियर। तो अब हमें देखना है सर ये फंक्शन को किस किस तरीके से और कैसे, किसको फंक्शन बोलेंगे किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, पहला एग्जांपल ए वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मैंने बोला कि एक मेरा एक सेट ए है, एक मेरा क्या है, सेट बी है, ठीक है। इसमें क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड ई, और इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अच्छा, अब बोल रहा है कि ये फंक्शन किसी न किसी तरीके से, ये फंक्शन किसी ये दोनों डोमेन और कोडोमेन किसी फंक्शन से अटैच्ड है, मतलब किसी फंक्शन में इसको रखेंगे तो वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है ना। अब क्या मिलेगी ये हमें डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैंने ए वैल्यू रखी तो ए वैल्यू रखूंगा, इनपुट रखूंगा तो मुझे मिल रहा है क्या 1, बी रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 3, सी रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 5, डी रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 4, ई रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 6। अब देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, समझ आ रहा है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यहाँ पर भले ही छूट जाए, यहाँ पर 2 छूट गया कोई दिक्कत नहीं, छूट जाने दो। तो अगर हमने बोला है कि each element of set A is uniquely related to set B, then it is called function। तो हम इसको क्या बोलेंगे, this is the function, this is a function। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब दूसरी तरीके से अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया और दूसरा सेट लिया, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, A B C, सॉरी फ्लैग से ही करते हैं इसको, क्या लिखा मैंने, A B C D, और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर मैं लिखा A की वैल्यू क्या मिली, मुझे 2 मिल गई, A वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या मिली 2, B रखने पर वैल्यू क्या मिली 1, और D रखने पर वैल्यू क्या मिली 4। तो C तो मैंने छोड़ ही दिया। अगर यहाँ पर C छोड़ दिया है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, because each element of set A, because of each element of set A must be associated। इसका मतलब समझिए कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को जुड़ना ही जुड़ना है, कोई भी एलिमेंट यहाँ से छूटेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का हर एक एलिमेंट को, यहाँ पे डोमेन की हर एक चीज को यूज करना है। अगर उसमें बोला डोमेन क्या दिया है, 1 से लेके 5 तक दिया, 1 2 3 4 5, तो 1 को भी यूज करना पड़ेगा, 2 को भी यूज करना पड़ेगा, 3 को भी यूज करना पड़ेगा, 4 को भी यूज करना पड़ेगा, एंड 5 को भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर। ये तो हो गया 2 तरीके। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरे तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको। अब बात आती है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कि सर तीसरे वाले केस में कि हम ऐसा करते हैं और एक सेट बी ले लें और एक सेट ए ले लें, इसको ए है ये बी है और ये क्या है, इस फंक्शन से ये अटैच्ड है। तो ए बी सी एंड डी 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैंने बोला 1 की वैल्यू, हाँ सॉरी इसको मैं रेड से लिखता हूँ, ये क्या है, ए की वैल्यू रखने पर मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, और सी एंड डी एंड ये। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेट ए से एक वैल्यू रखने पर 2 वैल्यू कैसे मिल सकती हैं। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन हम नहीं बोलेंगे बिकॉज ए इज एसोसिएटेड विथ 1 and 2,
1 and 2 because A is associated with 1 and 2. A क्या करना है? Each element of set A is uniquely related to set B. यहाँ से दो एरो नहीं निकल सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से दो एरो नहीं निकल सकते हैं, क्लियर? मतलब होगी भले ही किसी को भी यहाँ पे हम छोड़ दें, मान लीजिए इसको छोड़ दिया, ठीक है ना? और यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ये तो अलाउड है, मतलब एक के दो नहीं हो सकते लेकिन दो का एक तो हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? एक पड़ोसन एक चीज याद रख लो, पड़ोसन एक चीज याद रखो कि सर एक के दो नहीं हो सकते लेकिन दो का एक जरूर हो सकता है, ठीक है ना? एक के दो नहीं हो सकते लेकिन दो के एक जरूर हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये चीज याद करने का एक तरीका बोल दिया मैंने याद दिलाने के लिए, क्या सर? कि सर अगर सेट ए में ABCD है और यहां से दो एरो नहीं निकलेंगे लेकिन दो एरो निकलकर एक से जरूर मिल सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ फंक्शन। एक की दो नहीं, यहां पर देखिए, यहां पर अब इसको नेक्स्ट वाला कर लिखते हैं। ये तो ये अटैच कर दिया था मैंने डायरेक्टली, चलिए ये अटैच हो गया। अगर मैं लिखूं यहां पर डी वाले केसेस में बनाऊं कि सर एक ऐसा भी केस तो बन सकता है क्या कि सर A B C and D 1 2 3 4 and 5 अगर लिखा हुआ है तो क्या हम दो मतलब एक से इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई और ये 3 एंड ये 4, यहां पे कोई भी छूट जाए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से ये इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन। तो सबसे पहले समझो कि सर सेट ए से एक ही एलिमेंट से एक मतलब अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। यहां से देखिए, यहां से दो तो निकल सकते हैं, मतलब हमने क्या किया अब समझिए इधर पे कि यहां से दो तो निकलेंगे, दो वैल्यू रखने पर हमें एक वैल्यू तो मिल सकती है लेकिन एक वैल्यू रखने पर हमें दो वैल्यू नहीं मिल सकती, क्लियर? दो वैल्यू रखने पर दो वैल्यू डोमेन की दो वैल्यू रखने पर हमें कोडोमेन में मतलब एक वैल्यू तो मिल सकती है लेकिन एक वैल्यू रखने पर हमें दो वैल्यू नहीं मिल सकती, क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि दो वैल्यू रखने पर, या इसको लिख लीजिए एसबीओ डाल के कि डोमेन की दो वैल्यू रखने पर डोमेन की दो वैल्यू रखने पर हमें कोडोमेन में एक वैल्यू तो मिल सकती है बट लेकिन एक वैल्यू रखने पर दो वैल्यू नहीं मिल सकती, बट एक वैल्यू रखने पर दो वैल्यूज नहीं मिल सकती हैं। तो ये याद रखिए, एसबीओ क्या बोला मैंने, आप सिर्फ राइटिंग पे और इसमें मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि सर कॉन्सेप्ट में क्या बात कर रहे हो। सर कॉन्सेप्ट में ये है कि सर एक ही मैंने बोला था कि if A and B are two non-empty set, then each element of set A is uniquely related to set B, then it is called function. Then if and only if that it is called function, otherwise not. Clear? तो ये चीज हमें चार केसेस से समझ में आई। अच्छा, अब बात करते हैं सर कि फंक्शन तो हो गया, अब फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए डोमेन क्या होती है, व्हाट इज डोमेन? डोमेन अगर मैंने बोला हुआ था कि सर यहां पर मैंने दो सेट बनाए हुए हैं, एक तो सेट ये है, एक तो सेट ये है, क्लियर? अगर मैंने लिखा हुआ है सर ये A है एंड ये B है और यहाँ पर कोई दोनों के सेट है, एक फंक्शन से अटैच है, इसको क्या बोला? F। तो यहाँ पर बोला A1 A2 A3 A4, यहाँ बोला B1 B2 B3 B4 एंड B5, क्लियर? तो अगर मैं बात करूं सर कि सर डोमेन क्या होती है, तो डोमेन के लिए डेफिनेशन लिखते हैं। डोमेन क्या होती है? सेट A is known as the domain of function। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे, ठीक है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी ऑफ एफ से। अगर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है डी ऑफ एफ, मतलब सफिक्स में मैंने एफ लगा दिया, इसका मतलब ये डोमेन की बात कर रहा है, किसके, फंक्शन के डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर फंक्शन ऑफ डोमेन क्या है, डी ऑफ एफ क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 a2 a3 एंड a4, दिस इज अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं सर कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन के बारे में भी देख ले। सर कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये क्या हो गया डोमेन और ये क्या हो गया कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे हम सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज डिनोटेड बाय इसको हम इससे डिनोट करते हैं सी डी ऑफ एफ, मतलब सी डी ऑफ एफ मतलब कोडोमेन ऑफ फंक्शन की। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा सी डी ऑफ एफ, अगर मैंने लिखा तो इसको लिखूंगा b1 b2 b3 b4 एंड b5, दिस इज अ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है सर डोमेन, मतलब कोई फंक्शन दिया गया है और मैं डोमेन की वैल्यू रखूंगा, और डोमेन की वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डोमेन की वैल्यू रखूंगा तो मुझे रेंज मिलेगी, जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। मतलब मान लीजिए मैंने y लिखा है x स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें y की वैल्यू। और y क्या होता है, इनपुट रखोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो x क्या है, x क्या है, इनपुट। इनपुट मतलब डोमेन, एंड y क्या है, y क्या है, रेंज, और रेंज क्या है, आउटपुट। भाई इनपुट कुछ डालते हो, प्रोसेस होता है, उसके बाद तो आउटपुट निकलता है। तो मशीन क्या करती है, पहले सर हमने फोटोकॉपी की मशीन देगी, फोटोकॉपी मशीन क्या होगा, इनपुट डालोगे, प्रोसेस होगा, उसके बाद ही तो आउटपुट निकलता है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन तो बीच का पार्ट है ना, प्रोसेस वाला पार्ट, ठीक है ना। हमने फोटो खींची, तो फोटो खींचने के बाद हमें मोबाइल में दिखाई दिया, तो ये किसका फीचर है, उस मोबाइल के कैमरे का फीचर है कि हमें जो हमने खींचा वो हमें दिखाई दे गया। तो उसके बीच में जो प्रोसेस वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया गया है, और मैंने x की वैल्यू में रखता जा रहा हूं, तो वो जितनी वैल्यू रखूंगा मैं, जितनी वैलिड वैल्यू रखूंगा उसको क्या बोलूंगा, डोमेन। अब डोमेन का मतलब हम यही डोमेन में हम क्या पढ़ेंगे कि सर कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं, डोमेन को हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना, डोमेन को निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं, तो और रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज को निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो डोमेन और रेंज जब हम पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ते हैं सर कि डोमेन को निकालने के कितने तरीके होते हैं, किस किस टाइप के हमें डोमेन को किस तरीके से निकालना होता है। और रेंज में हम क्या पढ़ेंगे, रेंज में भी यही पढ़ेंगे सर डोमेन हमें पता है तो फिर हम रेंज तो फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो रेंज होती है वो मिलती कहां से है, रेंज जो होती है वो मिलती कहां से है, वो हमेशा कोडोमेन से ही मिलती है ना। कोडोमेन में जरूरी नहीं कि मान लीजिए 10 नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन हमें रेंज क्या, हमें रेंज मिली 1 से लेके 4 तक, तो लेकिन मिली किसमें, 10 नंबर्स के बीच में से तो मिली। इसलिए रेंज का कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन के घर से रेंज निकलता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एक चीज देखूं कि रेंज हमेशा कोडोमेन के घर से निकलता है, तो रेंज के बारे में मैं लिखूं, रेंज क्या होती है, रेंज the set of those element of set B which are associated with set A elements is known as range। तो यहां पर देखिए, अगर मैंने A1 को मैंने किससे, B2 से जोड़ दिया, A2 को B4 से जोड़ दिया, A3 को B1 से जोड़ दिया, और A4 को B5 से जोड़ दिया, लेकिन B3 छूट गया, तो हमें कोडोमेन में क्या लिखेंगे, कोडोमेन में तो सारे के सारे थे, B1 भी था, B2 भी थे, B3 भी थे, B4 भी थे, B5 भी थे, बट यहाँ रेंज जब मैं फाइंड करूंगा, जब मैं रेंज फाइंड करूंगा, तो रेंज के लिए मैं क्या लिखूंगा, रेंज में क्या होगा, B1 B2 B4 एंड B5। क्यों, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट से जो अटैच है, जो एसोसिएटेड है, वही सिर्फ हमारा रेंज कहलाएगा।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सर इसकी वैल्यू रखी, ये मिल गई, इसकी वैल्यू रखी, ये मिल गई, इसकी वैल्यू रखी, ये मिल गई, ये तो मिला ही नहीं, तो इसको ये मिला ही नहीं, इसका मतलब ये रेंज में है ही नहीं। रेंज क्या है कि जो चीजें हमें कोडोमेन से मिलती है, मतलब, और रेंज मिलती कहां से है, इसको भी लिखो पड़ोसन, इसको ध्यान रखो पड़ोसन। क्या याद रखोगे कि रेंज हमेशा कोडोमेन के घर से ही मिलती है। कहीं बाहर मत ढूंढने लगना रेंज को, ठीक है। हमेशा हमें पता होना चाहिए कि सर हमें कहां से चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि वो भी रेंज भी क्या है, एक वैलिड है कि हम निकालेंगे कि सर रेंज होगी क्या, इसकी रेंज फाइंड करो। तो रेंज फाइंड करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे किसी भी नंबर को रेंज नहीं बोल सकते। एक फंक्शन के लिए वैलिड डोमेन होती है, वैलिड रेंज होती है, ठीक है ना। एक वेरीफाइड डोमेन होती है, वेरीफाइड रेंज होती है। तो हम कब कैसे किसको निकालना है, मतलब अगर हम रेंज निकाल भी रहे हैं तो वो कोडोमेन में से ही निकलनी चाहिए। तो बात क्या होगी सर कि 2 दूनी 4 होते हैं, 6 2 चौको 8, है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो या तो अगर 2 की टेबल में लिखना है तो अगर मैंने रखा कि सर मैंने लिखा y = 2x, है ना, और x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1 से लेके 5, x की वैल्यू क्या रखी मैंने, मतलब डोमेन क्या रखा मैंने, डोमेन क्या है 1 2 3 4 5, और जब मैं रखूंगा तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगा 2 4 6 8 10, यही नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नंबर तो यही मिलेंगे। अब अब कोई पूछे सर कि सर इसमें 12 वैल्यू लेके आओ, तो 12 वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन में है ही नहीं। कोडोमेन में हो सकता है 12 हो, लेकिन हमें लेना क्या है 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 10। तो हमें मिला क्या, हमें तो 2 4 6 8 10 से मतलब है ना, क्योंकि हमें डोमेन तो उसमें 1 2 4 3 4 5 ही तक दी गई है ना। अगर वो 6 दे देता तो आती 12, लेकिन 6 था ही नहीं डोमेन में। तो इसकी बात, इतनी बेसिक सी बात को समझना बहुत जरूरी है सर कि रेंज क्या होती है, ये हमेशा कोडोमेन के घर से मिलती है। डोमेन क्या होती है, अगर मैंने लिखा हुआ है इधर देखिए f is such that a tends to b, इसका मतलब है कि कोई मेरा फंक्शन है जिसके लिए a क्या है, डोमेन है, और b क्या है, कोडोमेन है। अगर आपको कहीं भी लिखा हो उस तरीके का फंक्शन तो आप इसका समझ जाइए कि इसका मतलब है कि ये पहला ब्रैकेट लिखा गया, पहला सेट लिखा गया, वो डोमेन है और ये कोडोमेन है, और कोडोमेन से हमें क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। उसी के इंटरवल के अंदर से ही मिलती है रेंज, क्या, ठीक है ना। चलिए अब हम देखने वाले हैं सर कि किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है, फंक्शन में क्या होगा, डोमेन होगी, कोडोमेन होगा, रेंज होगा। अब हम देखने वाले हैं सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीके कितने होते हैं, तो 2 तरीके हैं, बाय मैपिंग एंड दूसरा तरीका क्या है, बाय ऑर्डर्ड पेयर। तो बाय मैपिंग के थ्रू हम किस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि बाय मैपिंग में मैंने क्या किया था, ये इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करना, मतलब कि A B C D और यहाँ पे था 1 2 3 4 5, क्लियर। तो बाय मैपिंग में क्या बोला मैंने कि सर यहाँ से 2 वैल्यूज तो निकल सकती हैं, दोनों वैल्यूज की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई हर एक डोमेन के हर एक पार्ट से, हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, मतलब उसको रखना जरूर, उसको यूज जरूर करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमने बी को यूज करा तब भी 1 मिला, ए को यूज करा तब भी 1 मिला, सी को यूज करा 3 मिला, डी को यूज करा तो 4 मिला, 2 और 5 छूट जाने दीजिए। लेकिन कोडोमेन में तो हमेशा ज्यादा नंबर्स होते हैं ना, लेकिन ज्यादा नंबर्स में क्या करना है, हमें जो काम किया हमारे वही तो हम लेते हैं। तो इसमें देखिए कि इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज द फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया, और ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, कोई फंक्शन दिया गया था, ठीक है, बाय ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर से कैसे देखते हैं, अब देखिए, चलिए बाय ऑर्डर्ड पेयर हम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। देखिए f लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है, मान लीजिए मैंने करली ब्रैकेट में लिखा, मैंने करली ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं पेयर देखूंगा, सर a की वैल्यू रखा तो 1 मिला, तो a, 1 ये क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर क्या होगा, a b की वैल्यू रखने पर भी क्या मिल रहा है, b, 1 ये भी हो गया। फिर c की वैल्यू रखने पे क्या मिल रहा है, c, 3 ये भी मिल गया, और d की वैल्यू 4 रखने पर, तो d की वैल्यू रखी तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो ये क्या हो गया, हमारा किसी भी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर से डिनोट करने का तरीका हो गया। लेकिन अब जो ईच एलिमेंट यहां पे लिख सकता हूं, ईच
each element of ordered each first element देखिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो ईच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है ना। एंड सेकंड एलिमेंट मतलब ये वाले नंबर्स क्या है, सेकंड एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। मतलब जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू अगर हम किसी फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो जो पहले ब्रैकेट पहला लिखा है ए बी सी डी, ये किससे लिए गए होंगे, ये सेट ए से लिए गए होंगे, और जो 1 1 3 4 लिखा हुआ है वो कहां से लिए गए होंगे, बी से लिया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तरीका हो गया बाय मैपिंग के थ्रू किसी फंक्शन को डिनोट करने का, और ये क्या हो गया, बाय ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हमने किसी फंक्शन को डिनोट किया। क्लियर। ये चीज, एक चीज जब मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है भैया, कि यहां से दो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर नोट डाल के हम लिख सकते हैं सर क्या, ये नोट क्या लिखेंगे, नो टू और मोर ऑर्डर्ड पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलने का मतलब है सर कि नो टू और मोर ऑर्डर पेयर, मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, ये भी ऑर्डर पेयर है, 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 क्लियर। किसी भी ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है, ठीक है ना, ये सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना, कैन नॉट हैव सेम। नो टू और मोर ऑर्डर पेयर कैन हैव से, हाँ तो कैन है मतलब क्या, पहले हमने बोल दिया नो टू और मोर ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, सेम नहीं होगा। मतलब मैंने ऐसा नहीं लिखूंगा कि ए से ही a, 1 और a, 2 लिख दूं, इसका मतलब दो का एक का दो नहीं हो सकता, लेकिन दो का एक तो हो सकता है। मैंने आपको पहली फंक्शन में बताया हुआ था कि सर फंक्शन हम कब बोलेंगे, सर एक का दो तो हो जाए, सर दो का एक तो हो जाए, लेकिन एक का दो नहीं होना चाहिए, यहां से दो एरर नहीं निकलनी चाहिए। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखिए कि सर ये चीज तो वैलिड है लेकिन ये चीज वैलिड नहीं है। क्लियर। ये चीज तो वैलिड है लेकिन ये चीज वैलिड नहीं है। क्लियर। यहां से दो एरो निकलेंगे, एक पे तो मिल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक एरो एक जगह से दो चीजें नहीं मिल सकती, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज अ फंक्शन, और फंक्शन को बहुत डीपली थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है कि सर मशीन है, मशीन में अगर थोड़ी चीज भी अगर हम पता नहीं कर पाए ना, अगर हमने गलती कर दी तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, फिर आंसर नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मशीन में हर एक प्रोजेक्ट को सही जगह पर सेट करना होता है। तो फंक्शन को पहले पहचान लो कि फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय मैपिंग और बाय ऑर्डर पेयर।